दोस्तों, यह घटना उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है। आईपीएस जोया को कई गुप्त शिकायतें मिलती हैं कि शहर का प्रतिष्ठित इस्लामिक विद्वान मौलवी हाशिम कुरान सिखाने के बहाने लड़कियों के साथ गलत हरकत करता है। कोई सबूत नहीं होता तो जोया हिजाब पहनकर भेष बदलती है और खुद छात्रा बनकर मदरसे जाती है। वहां मौलवी वैसी ही हरकत करता है। मौलवी उसे छूने की कोशिश करता है, जिससे शक पक्का हो जाता है, लेकिन सबूत जुटाना मुश्किल है। आईपीएस जोया हर क्लास को रिकॉर्ड करना शुरू करती है। वीडियो में मौलवी का हाव भाव संदिग्ध दिखता है। जोया उसे रंगे हाथ पकड़ती है। दोस्तों, फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहना। दोस्तों, लखनऊ की सर्द सुबह थी। हवा में धुंध और पुराने शहर की ईंटों से उठती सीलन की महक घुली हुई थी। एक कोने में मौजूद उस पुरानी इमारत की दीवारों पर वक्त ने अपनी दरारें छोड़ दी थीं। वहीं एक छोटा सा मदरसा था, जामियतुल नूर, जहां हर रोज दर्जनों लड़कियां कुरान की तालीम लेने आती थीं। ये जगह शहर की भीड़ से थोड़ी दूर थी, इसलिए शायद यहां की खामोशी में कई चीखें दब गई थीं, जिन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। आईपीएस जोया अली ने जब पहली बार वो गुमनाम चिट्ठी पढ़ी थी, तब उसे यकीन नहीं हुआ था। हमें बचा लीजिए, मौलवी साहब हमारे साथ कुछ ठीक नहीं करते। ये एक छोटी लड़की की लिखावट लगती थी, डर और हड़बड़ी से भरी। कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक पुकार जो भीतर तक चीरती चली गई। जोया उस वक्त अपनी मेज पर बैठी चाय पी रही थीं, लेकिन उस एक चिट्ठी ने उनके चेहरे की गंभीरता बढ़ा दी थी। उनके पास सबूत नहीं था, गवाही नहीं थी, सिर्फ शक और एक बच्ची की पुकार थी। मगर यह पहली बार नहीं था कि किसी औरत की आवाज को दबाया गया हो, और शायद आखिरी बार भी नहीं होगा अगर उसने कुछ नहीं किया। एक अफसर होने से पहले वह एक औरत थी, जिसने दुनिया के कई रंग देखे थे, और उसने ठान लिया था इस बार आवाज नहीं दबेगी। जोया ने अपनी टीम से बात की, लेकिन कोई भी सीधे कदम उठाने के हक में नहीं था। मैम, बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकते। मौलवी हाशिम साहब का बड़ा नाम है, इल्जाम भी बड़ा है और इज्जत भी। लेकिन जोया को इन बातों ने और बेचैन कर दिया। उसी रात उन्होंने फैसला किया, वह खुद उस मदरसे में जाएंगी, उस लड़की की तरह, उसी हिजाब में, उसी मासूमियत के साथ। अगर कोई सच था तो वह सामने लाना होगा, और अगर मौलवी वाकई गुनहगार था तो उसका चेहरा नकाब से बाहर निकालना ही होगा। अगली सुबह आईपीएस जोया ने पहली बार अपने पूरे बाल छुपाए, एक साधारण सलवार कुर्ते में खुद को ढका और उस काले हिजाब को पहना जो सिर्फ उसके चेहरे को छोड़कर सब कुछ छुपा रहा था। उसकी आंखों में अब अवसर वाली ठंडक नहीं, एक जिज्ञासु छात्रा की मासूमियत थी। उसके हाथ में एक पुरानी कॉपी और कुरान की तिलावत की किताब थी, और दिल में डर नहीं, सिर्फ इंसाफ की आग। मदरसे के अंदर दाखिल होते ही उसने महसूस किया कि यहां कुछ तो अलग है। वहां बैठी बच्चियां चुप थीं, अजीब सी खामोशी थी, जैसे हर कोई कुछ कहना चाहता हो, मगर आवाजों की जंजीरें लिपटी हों। मौलवी हाशिम साहब लगभग 55 साल के होंगे, लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता और सिर पर टोपी। पहली नजर में देखने पर वह किसी ज़हीन विद्वान से कम नहीं लगते थे, और शायद यही सबसे बड़ी चाल थी। आओ बेटी, बैठो, उन्होंने जोया की तरफ इशारा किया। जोया नीचे बैठ गई, दूसरे बच्चों के बीच। सबका ध्यान कुरान पर था, लेकिन जोया का ध्यान उस आदमी पर था, जिसकी निगाहें हर कुछ मिनटों में किसी ना किसी बच्ची पर टिक जाती थीं। उसकी मुस्कान, उसका हाथों का चलना, उसकी नजरों की हरकतें, सब में कुछ था जो सही नहीं था। शाम तक जोया वहीं रही, हर हरकत को याद करती रही। मौलवी कभी उंगली पकड़ता, कभी माथे पर हाथ रखता। सब एक शिक्षक के नाते जायज लग सकता था, लेकिन जब उसकी उंगलियां और ज्यादा देर तक किसी के गालों पर रुक जातीं, तो जोया का शक और पुख्ता हो जाता। उस दिन वापस लौटकर जोया ने खुद को आईने में देखा। हिजाब में छुपी वो औरत, एक बच्ची की तरह चुप, लेकिन आंखों में जंग की चिंगारी लिए हुए, अब सिर्फ एक अफसर नहीं थी, अब वह इंसाफ की चुप सिपाही बन गई थी। उसने फैसला कर लिया था, कल से वह रोज उस मदरसे में जाएगी, अपनी आंखों और कानों से सच इकट्ठा करेगी। हाशिम साहब को सबक मिलेगा, लेकिन सिर्फ तभी जब पूरी तस्वीर साफ हो। उसे यह भी मालूम था कि सच सिर्फ इतना आसान नहीं होता। कई बार असली चेहरों के पीछे
और भी नकाब होते हैं, और जोया अब उन सारे नकाबों को उतारने के लिए तैयार थी। सुबह की नमाज के बाद मदरसे के इर्द गिर्द हलचल शुरू हो गई थी। नीली धुंध अब सूरज की रोशनी से पिघल रही थी, लेकिन जोया के भीतर का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। बीती रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। हर बार आंखें बंद करते ही उसे मौलवी हाशिम की वो मुस्कुराहट याद आती, जो मासूमियत की ओट में बहुत कुछ छिपा रही थी। वह मुस्कुराहट किसी ज्ञान की नहीं, बल्कि किसी शिकारी की लगती थी, जो शिकार को भरोसे की चादर ओढ़ा देता है ताकि वह खुद को सुरक्षित समझे। जोया ने फिर से वही काली सलवार कुर्ती पहनी, सिर को हिजाब से ढका, और इस बार उसके हिजाब के अंदर एक बारीक वायर वाला कैमरा छिपा था। वह इस बार केवल छात्रा बनकर नहीं गई थी, अब वह सबूत की तलाश में थी। मदरसे में घुसते ही एक पुरानी परिचित गंध ने उसका स्वागत किया। किताबों की धूल, मिट्टी की सौंधी खुशबू और कहीं दूर से आती चूल्हे की लकड़ियों की हल्की महक। बच्चियां धीरे धीरे आ रही थीं। कुछ के चेहरे थके हुए थे, कुछ की आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई किसी से खुलकर बात नहीं करता था। जोया के मन में एक ख्याल बार बार उठता, क्या यह खामोशी एक गहरी साजिश का हिस्सा है? कक्षा शुरू हुई। मौलवी हाशिम अंदर आया। उसकी चाल में कोई बदलाव नहीं था, आवाज में वही नरमी, वही पुत्रवत अपनापन। वो एक एक बच्ची से हालचाल पूछता, सिर पर हाथ रखता, कोई गलती हो तो गाल छूकर टोकता। सब कुछ इतना सावधानी से किया जाता था कि अगर जोया खुद न देख रही होती तो उसे यकीन करना मुश्किल होता। जब उसकी बारी आई तो मौलवी ने उसी तरह उसे इशारे से बुलाया, बेटी, तुम नई हो ना? जी, अब्बू ने भेजा है, कह रहे थे इल्म जरूरी है। जोया ने मासूम लहजे में कहा। बहुत अच्छा किया, कुरान का इल्म सबसे पाक होता है। आओ, मैं देखता हूं तुम्हारी तिलावत कैसी है। उसने जोया के पास बैठने का इशारा किया। जोया की धड़कन तेज हो गई थी। हिजाब के अंदर उसका माथा पसीने से भीग चुका था, लेकिन चेहरे पर वही मासूमियत का पर्दा था। मौलवी ने जोया के हाथ में किताब दी, और जैसे ही जोया पढ़ने लगी, उसकी उंगलियां उसके हाथ की पकड़ पर ध्यान देने लगीं। कुछ देर बाद वह हाथ धीरे से जोया की पीठ तक चला गया, एक गुरु की तरह नहीं, जैसे कोई अपनी हदें जानबूझकर लांघ रहा हो। जोया ने एक पल के लिए सांस रोकी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें बंद किताब पर थीं और कैमरा चालू था। इसी बीच एक 9-10 साल की बच्ची, नाम था सायरा, जोया के बगल में आकर बैठी। उसकी आंखें लगातार जोया की ओर देख रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों, लेकिन होठों पर ताले लगे हों। जोया ने किताब की आड़ में धीरे से उसका हाथ पकड़ा, हल्के से दबाया, एक संकेत दिया कि वह अकेली नहीं है। सायरा की आंखों में नमी उतर आई। जोया ने महसूस किया कि इस मासूम सी बच्ची ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। मदरसे से बाहर निकलते वक्त मौलवी ने फिर एक बार जोया को रोका। बेटी, तुम रोज आओ, मैं तुम्हें ताजवीद भी सिखाऊंगा, और चाहो तो अकेले में कुछ वक्त दे सकता हूं ताकि सही तरीके से पढ़ सको। उसके शब्दों के पीछे की परतें अब बहुत स्पष्ट थीं। जोया ने सिर झुकाकर हामी भर दी। अभी मुंह खोलने का वक्त नहीं था। शाम को जब जोया थाने पहुंची, उसके कपड़े अब अफसर वाले थे, वही खाकी जो उसके होने का असली परिचय थी। उसने कैमरे से सारी रिकॉर्डिंग निकालने के बाद अपनी सीनियर अफसर मिसेस तिवारी को पूरी बात बताई। सीनियर को पहले तो झटका लगा, तुमने अकेले इतना बड़ा रिस्क ले लिया? मैम, मैं और इंतजार नहीं कर सकती थी। ये बच्चियां हर रोज टूट रही हैं। हम अगर अब भी नहीं सुनेंगे तो और कितनी चिट्ठियां आएंगी। वीडियो रिकॉर्डिंग में मौलवी हाशिम की हर हरकत साफ थी। अब जोया को सिर्फ एक मौके की जरूरत थी, जिससे वह ये दिखा सके कि ये आदमी सिर्फ लड़कियों का गुरु नहीं, एक शातिर शोषक है जो धर्म की आड़ में दहशत का महल बना चुका है। उस रात जोया ने सायरा की तस्वीरें देखीं। उसके चेहरे की मासूमियत ने उसे और मजबूत कर दिया। अब वह सिर्फ एक चिट्ठी की गूंज नहीं सुन रही थी, अब उसके सामने दर्जनों बच्चियों की खामोश चीखें थीं। और आईपीएस जोया अली ने ठान लिया था, ये चीखें अब खामोश नहीं रहेंगी। अगली सुबह हल्की सी धूप शहर पर पिघलती हुई फैली थी, लेकिन जोया के भीतर की बेचैनी रात से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसने मदरसे की उस सर्द दीवार को कई बार याद किया,
जो बाहर से धार्मिक अनुशासन की मूरत लगती थी, लेकिन भीतर छुपा था एक ऐसा सच जो जुबान लेने से पहले ही आत्मा की आवाज छीन लेता था। आईपीएस जॉया की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, अब उसमें जिम्मेदारी का बोझ था। वो जिम्मेदारी जिसे वो अब किसी और पर नहीं छोड़ सकती थी। थाने के क्राइम ब्रांच रूम में हलचल थी। सीनियर अफसरों की एक छोटी मीटिंग रखी गई थी, जिसमें जॉया ने कैमरा फुटेज के सारे हिस्से पेश किए। उस वीडियो में मौलवी हाशिम के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था, बल्कि एक आदत सी झलकती थी, जैसे ये उसकी दिनचर्या का हिस्सा हो। बाकी अफसरों के चेहरों पर क्रोध के साथ साथ झिझक भी थी। मसला धर्म से जुड़ा था, और ऐसे मामलों में लपटों से ज्यादा चिंगारियों से डर लगता है। क्या हमारे पास पीड़ित की सीधी गवाही है? किसी ने पूछा। जॉया ने सिर हिलाया। बच्चियां डरती हैं, वो खुलकर बोलती नहीं। उन्हें यकीन नहीं कि उन्हें कोई सुनेगा। लेकिन वो बच्ची सायरा, उसकी आंखों में बहुत कुछ है। मैं उससे दोबारा मिलना चाहती हूं। सायरा का चेहरा उसके जहन में बार बार कौंध रहा था। वो मासूम आंखें जो बोलने से पहले रोना सीख गई थीं। जॉया ने तय किया कि वो आज शाम को मदरसे के आसपास दोबारा जाएगी, लेकिन इस बार छात्रा के रूप में नहीं। वो बस एक आम मुस्लिम महिला बनकर बच्चों से मिलेगी, जैसे कोई बड़ी बहन, ताकि बच्चियां उसे देखकर खुल सकें। शाम ढलते ही जॉया सादे कपड़ों में मदरसे के पीछे वाली गली में पहुंची। वहां एक टूटी सी ईंटों की दीवार थी, जिसके उस पार लड़कियां कुरान की आयतें दोहरा रही थीं। कुछ झुकी झुकी नजरें, कुछ डर से सिकुड़े चेहरे, ये सब किसी जेल की कैदियों जैसे लगते थे, जहां कोई आहट भी भरोसे से नहीं आती। तभी उसे एक बच्ची बाहर जाती दिखी, वही सायरा। जॉया ने धीरे से पुकारा, बिटिया, जरा सुनो। सायरा ने हिचकते हुए मुड़कर देखा। जब जॉया पास आई तो उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके चेहरे पर कई परतें थीं, डर, संकोच और शायद कुछ उम्मीद। कैसी हो सायरा? ठीक हूं आपा, सायरा ने कहा और नजरें झुका लीं। तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो ना? जॉया की आवाज में मां जैसी ममता थी। सायरा ने आंखें उठाईं। उसके होंठ कांपे। अगर अब्बू को पता चल गया कि मैंने किसी से बात की तो वो मुझे पढ़ने नहीं भेजेंगे। अगर तुम नहीं जाओगी तो वो मौलवी खुश नहीं होगा। सायरा ने सिर झुका लिया। हां, और फिर अब्बू कहेंगे कि मैं काफिर हो गई हूं। जॉया ने उसका हाथ थामा और धीरे से बोली, मैं आईपीएस हूं। मेरा नाम जॉया अली है। मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूं, और मैं वादा करती हूं कि तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बोलोगी नहीं तो कई और बच्चियां भी चुप रहेंगी। सायरा की आंखें भर आईं। उसकी जुबान अब धीरे धीरे खुलने लगी। वो कहते हैं कि अल्लाह का नाम सीखना है तो नजदीक आओ। पहले कुरान की आयतें दोहरवाते हैं, फिर गलती बताने के बहाने से वो छूते हैं, बहुत देर तक छूते रहते हैं। कभी पीठ, कभी गाल, कभी और भी। और अगर हम कुछ कहें तो वो कहते हैं कि ये सब इल्म का हिस्सा है। जोया की मुट्ठी भींच गई थी। सायरा बोलती रही, टूटे फूटे शब्दों में, लेकिन दर्द की कोई कमी नहीं थी। ये कोई एक बच्ची की कहानी नहीं थी। ये उन दीवारों के पीछे दबे सच की चीख थी जो किसी रोज हवा में घुलकर मिटा दिए जाते थे। जोया ने सब रिकॉर्ड किया, उसका बयान, उसकी आंखें, उसकी हिम्मत, और फिर उसे गले से लगाकर बोली, अब ये लड़ाई हमारी है और अब हम अकेली नहीं हैं। अगले दिन जोया ने बाल कल्याण विभाग, महिला आयोग और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट को साथ जोड़ते हुए एक रैपिड प्लान बनाया। यह कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं होनी थी। यह एक मिशन था जहां कानून, इज्जत, धर्म और मासूमियत सभी एक ही मैदान में खड़े थे। लेकिन उसे एक बात का एहसास था, मौलवी हाशिम को यूं ही पकड़ना मुश्किल होगा। उसके पास समाज की चादर थी, कुछ बड़े लोगों का साथ था और धर्म का कवच। जोया ने ठान लिया था, इस बार न केवल एक शिकारी बेनकाब होगा, बल्कि हर उस दीवार को गिराया जाएगा जो मासूमियत के खिलाफ खड़ी है। उस रात जब जोया अपने कमरे में अकेली बैठी थी, सायरा की बातों की गूंज अब भी उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। एक एक शब्द जैसे किसी भारी पत्थर की तरह उसकी छाती पर रखा था। इंसाफ का भार यूं तो वर्दी के साथ आता है, लेकिन जब मामला बच्चियों की आत्मा का हो तो इंसाफ केवल कानून से नहीं, इंसानियत से भी तय होता है। जोया ने अपने आप से वादा किया था कि जब तक एक एक लड़की को आवाज नहीं मिलेगी,
वो खुद उनके लिए लड़ेगी। सुबह होते ही जोया ने सिविल ड्रेस में एक महिला ऑफिसर की टीम बनाई। ये टीम मदरसे के बाहर बच्चियों और उनके परिवारों से बात करेगी। योजना सीधी नहीं थी, क्योंकि इस्लामिक विद्वान मौलवी हाशिम का गांव में बहुत असर था। उसका नाम सिर्फ एक शिक्षक का नहीं, बल्कि पवित्रता का प्रतीक बन चुका था। कोई उस पर शक करता तो गांव के लोग ही उस औरत को झूठा साबित करने पर तुल जाते। जोया जानती थी कि उसे ये लड़ाई सिर्फ सबूतों के दम पर नहीं, बल्कि हिम्मत और रणनीति के दम पर लड़नी होगी। मदरसे के बाहर बैठी एक बुजुर्ग औरत, जिनका नाम खदीजा था, हमेशा से मौलवी की तारीफ करती थीं। लेकिन जब जोया ने बहुत विनम्रता से सायरा की कहानी सुनाई, तो उनकी आंखों में एक गहरी बेचैनी उभरी। उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, बेटी, सच्चाई अगर चुप हो जाए तो जालिमों का राज चलता है, पर तू देखना, अल्लाह तेरे साथ है। खदीजा अम्मी का ये बदला हुआ रुख जैसे किसी बंद दरवाजे की पहली दरार हो। जोया ने समझा कि अगर उसे सच्चाई बाहर लानी है तो उसे इस गांव की चुप्पी को पहले तोड़ना होगा। वो हर दिन किसी एक ऐसे घर जाती जहां की बेटी मदरसे जाती थी। वो सवाल करती, आंखों में देखती और दिल को टटोलती। कुछ लड़कियां डर के मारे चुप रहीं, लेकिन कुछ की आंखें कुछ कह जातीं। ये संकेत ही जोया के लिए काफी थे कि वो अकेली नहीं थी। इसी बीच जोया ने सायरा को मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग दिलाई, ताकि उसका डर कम हो और वो अदालत में गवाही देने की स्थिति में आ सके। क्योंकि बिना गवाही मौलवी जैसे लोग कागजों पर बेकसूर रह जाते हैं। धीरे धीरे सायरा ने हिम्मत दिखाई। उसने कैमरे के सामने अपना चेहरा ढककर बयान दिया। उसकी कांपती आवाज में ऐसा सच था जिसने हर सुनने वाले को अंदर तक हिला दिया। जोया ने अब तक जितने भी सबूत जुटाए थे, उन सभी को एक केस डायरी में संजोया और उसे स्पेशल क्राइम कोर्ट में भेजने की तैयारी की। लेकिन यहीं पर आया असली मोड़। मौलवी हाशिम को इस बात की भनक लग चुकी थी। वो गायब हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए जो वारंट निकला, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया था। गांव में उसके भक्तों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब एक साजिश है मुसलमानों को बदनाम करने की। चारों तरफ जैसे सन्नाटा और शक की धुंध छा गई। जोया के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चलाया जाने लगा, लेकिन जोया ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया था कि अब ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की शुरुआत है। गांव में अब दो तरह के लोग थे, एक जो मौलवी को भगवान मानते थे और दूसरे जो जोया को उम्मीद की किरण। लेकिन इस अंधेरे और उजाले की टकराहट में सच की लौ धीमे धीमे तेज हो रही थी। और इसी लौ की रोशनी में जोया ने अगला कदम बढ़ाया, एक खुली जनसुनवाई। गांव के चौपाल में सबको बुलाया गया। जोया ने वहां मौजूद हर औरत से कहा, अगर आपकी बेटियों के साथ कुछ गलत हुआ है, अगर उन्होंने आपको कुछ बताया हो, अगर आपकी आंखों ने कुछ ऐसा देखा हो जो जुबान पर नहीं आ सका, तो आज बोलिए। आज नहीं बोलेंगी तो कल आपकी बच्चियां चुपचाप घर लौटना भी छोड़ देंगी। कुछ देर सन्नाटा रहा, लेकिन फिर एक औरत खड़ी हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और देखते ही देखते पूरे चौपाल में एक खामोश क्रांति उठी। हर एक औरत अपने भीतर दबे दर्द को बाहर लाने लगी। जैसे बरसों से बंद एक नदी अब अपने बहाव में सब कुछ बहा ले जाने को तैयार थी। जोया जान गई थी, मौलवी भले ही भाग गया हो, लेकिन उसकी गिरफ्त सिर्फ शरीर पर नहीं थी, सोच पर भी थी। और अब इस सोच को तोड़ने का वक्त था। उसने अब सिर्फ इंसाफ नहीं, इनकलाब का रास्ता पकड़ लिया था। जनसुनवाई के बाद गांव की फिजा कुछ बदली बदली सी थी। जिन होठों पर बरसों से ताले लगे थे, उन्होंने अब धीरे धीरे बोलना सीख लिया था। लेकिन जोया जानती थी कि यह जीत अभी अधूरी है। मौलवी हाशिम की गिरफ्तारी के बिना न्याय अधूरा रहेगा। वो शातिर था, उसका नेटवर्क मजबूत था, और अब उसके भक्त उसे शहीद की तरह पेश करने में लगे थे। उसके पक्ष में धार्मिक भावनाएं भड़काई जा रही थीं और जोया को धर्मद्रोही करार देने की कोशिशें हो रही थीं। डीजीपी से बात करने के बाद जोया ने हाशिम के संभावित ठिकानों की एक सूची तैयार करवाई। उसने साइबर सेल को सक्रिय किया और फोन ट्रैकिंग के जरिए उसकी लोकेशन को पकड़ने की योजना बनाई गई। लेकिन इससे पहले कि कोई ठोस कदम उठाया जाता, गांव में एक और हादसा हो गया। सायरा की छोटी बहन नजमा लापता हो गई। घर में कोहराम मच गया।
मां की आंखें बेजान हो चुकी थीं और सायरा, जो अब तक जोया की ताकत बन चुकी थी, खुद को दोषी मानने लगी। अगर मैं पहले ही बोल देती तो शायद ये ना होता। वो फूट फूट कर रो रही थी। जोया ने उसे गले से लगाया और सिर्फ इतना कहा, अब कोई और चुप नहीं रहेगा, न तुम न मैं। नज़मा के लापता होने की खबर आग की तरह फैली। गांव में अफवाहें तेज हो गईं। कुछ लोग कह रहे थे कि मौलवी ने उसे अपने छुपने की जगह पर बंधक बना लिया है। कुछ कह रहे थे कि वो खुद भाग गई, क्योंकि अब उसका स्कूल जाना बंद हो गया था। जोया को एक एक अफवाह पर ध्यान देना पड़ा, लेकिन उसकी अपनी समझ कह रही थी कि यह घटना योजनाबद्ध है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से एक क्लू मिला। गांव से दूर एक सुनसान रोड पर एक बाइक पर दो नकाबपोश लोग नज़मा को जबरन बिठा रहे थे। बाइक का नंबर फर्जी था, लेकिन उसके रंग और मॉडल से कुछ सुराग मिल गए। जोया ने तुरंत एक सर्च ऑपरेशन शुरू करवाया और दो टीमों को हाईवे के दोनों ओर जंगलों की तरफ रवाना किया। रात गहराती जा रही थी, लेकिन जोया की आंखों में नींद नहीं थी। उसका दिमाग एक सेकंड को भी ठहर नहीं रहा था। हर फैसला, हर कदम अब नज़मा की जान से जुड़ा था। तभी उसका फोन बजा। मैडम, एक लड़की झाड़ियों में पड़ी मिली है, बहुत डरी हुई है और बार बार आपका नाम ले रही है। जोया तुरंत वहां पहुंची। नज़मा की हालत बहुत खराब थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, हाथ पैर कांप रहे थे और आंखें सूखी थीं। शायद अब उसमें रोने की ताकत भी नहीं बची थी। लेकिन जब उसने जोया को देखा तो उसके होंठों से बस एक शब्द निकला, दीदी। और फिर वो बेहोश हो गई। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि उसे नशीला पदार्थ दिया गया था, लेकिन बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई। ये जानकर जोया ने राहत की सांस ली, लेकिन वो जानती थी कि ये सब डर पैदा करने के लिए किया गया था, उसके मिशन को तोड़ने के लिए। मगर इस घटना का उल्टा असर हुआ। अब गांव की औरतें और भी ज्यादा एकजुट हो गईं। उन्होंने जोया के समर्थन में पंचायत से कहा कि अब मदरसे की जांच पंचायत की निगरानी में भी हो। यहां तक कि कुछ बुजुर्ग मौलवियों ने भी कहा, अगर कोई दोषी है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। धर्म की आड़ लेकर कोई पाप नहीं कर सकता। जोया को समझ आ गया था कि अब हाशिम का आखिरी दांव भी उल्टा पड़ गया है, और इसी भरोसे के साथ उसने अगला कदम उठाया। एक वीडियो संदेश जो उसने खुद रिकॉर्ड किया। उसमें उसने कहा, मैं आईपीएस हूं, लेकिन उससे पहले एक इंसान हूं। मेरा धर्म इंसाफ है और मेरी जात बच्चियों की सुरक्षा। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूं तो वो कोर्ट जाए, कानून को चुनौती दे, लेकिन अगर आप में इंसानियत है तो मेरे साथ खड़े होइए। ये वीडियो वायरल हो गया। देश भर से समर्थन मिलने लगा। एनजीओ, महिला आयोग और यहां तक कि धार्मिक संस्थाओं के कुछ उदारवादी सदस्य भी जोया के पक्ष में सामने आए। और अब हाशिम की गिरफ्तारी सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं रह गई थी, ये एक सामाजिक क्रांति की जरूरत बन चुकी थी। जोया ने फिर से कमर कस ली थी, क्योंकि उसे पता था ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत थी। सुबह की धूप गांव के हर कोने को छू रही थी, लेकिन जोया के भीतर अंधेरा अब भी पसरा हुआ था। नज़मा को बरामद करने के बाद उसकी हालत धीरे धीरे सुधर रही थी, पर जोया जानती थी कि हाशिम अभी भी कहीं छुपा बैठा है। वो ऐसा शिकारी था जो अपना अगला शिकार सोच चुका होगा। लेकिन अब जोया भी एक शेरनी बन चुकी थी, जो अपनी बच्चियों को किसी भी हालत में दोबारा खोने नहीं देगी। उसने अपनी टीम को एक सख्त आदेश दिया, अब कोई भी सुराग छोटा नहीं समझा जाएगा, कोई भी गवाही कमजोर नहीं मानी जाएगी और कोई भी धमकी नजरअंदाज नहीं की जाएगी। पुलिस वालों ने भी महसूस किया कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, यह एक बदलाव की शुरुआत है। इसी बीच गांव के ही एक पुराने शिक्षक रहीम चाचा ने चुपचाप थाने पहुंचकर जोया से मिलने की इच्छा जताई। रहीम चाचा कई सालों से मदरसे से दूर थे, लेकिन वे हाशिम को बहुत पहले से जानते थे। उन्होंने कांपती आवाज में जोया को बताया, बेटी, मुझे एक बात सालों से खल रही थी। मैं सोचता रहा कि शायद मैं गलत समझ रहा हूं, लेकिन अब जो हो रहा है उसे देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। हाशिम दरअसल कभी मौलवी था ही नहीं। जोया चौंक गई। क्या मतलब? उसने पूछा। रहीम चाचा ने आगे बताया कि हाशिम ने सालों पहले एक असली मौलवी के नाम और दस्तावेजों का इस्तेमाल कर अपना परिचय बनाया था।
उसने एक छोटे कस्बे से आकर गांव में खुद को धर्मगुरु के रूप में स्थापित कर लिया। उसकी पहचान पर कोई शक इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो खूब धार्मिक भाषण देता था, बच्चों को कुरान सिखाता था और लोगों की मदद भी करता था। लेकिन धीरे धीरे रहीम चाचा को उसकी नीयत पर शक हुआ। उन्होंने देखा कि हाशिम सिर्फ लड़कियों को पढ़ाने पर जोर देता है, वो भी अकेले में। उन्होंने मदरसे की किताबों में भी कई संदिग्ध चीजें देखीं जो सामान्य इस्लामी शिक्षा से मेल नहीं खाती थीं। जब उन्होंने सवाल उठाए तो हाशिम ने उन्हें बदनाम करवा दिया और गांव वालों से कटवा दिया। जोया ने तुरंत रहीम चाचा की गवाही को रिकॉर्ड करवाया और इस नए सुराग के आधार पर जांच को एक नए मोड़ पर ले गई। अब ये सिर्फ छेड़छाड़ का मामला नहीं रह गया था, ये धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और पहचान की आड़ में धार्मिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का मामला बन चुका था। इसी दौरान साइबर टीम ने एक और बड़ा सुराग पकड़ लिया। हाशिम का एक पुराना ईमेल अकाउंट एक्टिव हुआ था जिससे उसने एक लोकल साइबर कैफे से लॉग इन किया था। कैफे वाले ने बताया कि वो एक हिजाबी महिला के भेष में आया था, चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसकी चाल मर्दों जैसी थी। जोया के दिमाग में तुरंत बिजली सी कौंधी, वो अब औरत के भेष में छुपा है। उसने तत्काल जिले भर में सभी धार्मिक स्थलों और मदरसों पर महिला शिक्षकों और साध्वियों की पहचान की जांच शुरू करवाई। उसकी टीम को एक संदिग्ध महिला की तस्वीर मिली जो एक मंदिर के पास अक्सर भीख मांगती थी और फिर एक सुनसान घर में घुस जाती थी। जोया ने खुद उस इलाके में निरीक्षण का फैसला लिया। इस बार उसने पुलिस की गाड़ी नहीं ली, न ही वर्दी पहनी। उसने एक साधारण सलवार कुर्ता पहनकर, सिर पर दुपट्टा बांधकर उस मंदिर के पास बैठकर निगरानी की। घंटों इंतजार के बाद वही नकाब पोश महिला आई और जोया के सामने से गुजरने लगी। उसकी चाल, उसकी आंखें, जोया को यकीन हो गया कि ये वही है। उसने पीछा किया और जैसे ही वह महिला सुनसान गली में पहुंची, जोया ने पीछे से उसकी नकाब पकड़ ली। हाशिम बुरी तरह चौंका। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जोया ने उसे जमीन पर गिरा दिया और हथकड़ी निकालते हुए कहा, अब तू खुद को किसी भी भेष में ढक ले, तेरी असलियत सामने आ ही गई। गिरफ्तारी होते ही गांव में शांति छा गई, लेकिन जोया जानती थी कि अभी लंबा रास्ता बाकी है, क्योंकि मौलवी हाशिम जैसा हर एक अपराधी सिर्फ एक इंसान नहीं होता, वो सोच होती है जो धर्म की आड़ में समाज को जहर देती है, और उस सोच से लड़ना किसी एक गिरफ्तारी से मुमकिन नहीं था। लेकिन आज जो पहला कदम उठाया गया था वो हजारों बच्चियों के लिए एक नई सुबह की शुरुआत थी। मौलवी हाशिम की गिरफ्तारी के बाद गांव में एक तरह का सन्नाटा छा गया था। लोग डर और आशंका के बीच थे, लेकिन जोया के मन में एक नई उम्मीद जगी थी। उसे पता था कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब शुरू हुई है। हाशिम ने न केवल इस गांव को बल्कि कई अन्य गांवों को भी अपनी जाल में फंसा रखा था। उसकी छुपी हुई सच्चाई को बाहर लाना अब जरूरी था। जेल में हाशिम का रुख पूरी तरह से बदल गया था। जो मुखर और दबंग दिखता था, अब वह धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा था। उसका चेहरा डर और अकेलेपन की कहानियां कह रहा था। जोया को यह देखकर संतोष हुआ, लेकिन वह जानती थी कि न्याय केवल गिरफ्तारी से पूरा नहीं होता, उसे साक्ष्यों की भी मजबूत कड़ी बनानी होगी। अगले कुछ हफ्तों में जोया ने गांव की महिलाओं, बच्चियों और उनके परिवारों से विस्तृत बातचीत की। उसने उन सब की कहानियां सुनी जो अक्सर दबी छुपी रह जाती थीं। हर कहानी ने हाशिम की सच्चाई के नए पहलू उजागर किए। ये बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जैसे एक जटिल जाल। इस बीच जोया ने स्थानीय प्रशासन और महिला आयोग के साथ मिलकर गांव में सुरक्षा के नए प्रावधान किए। स्कूल और मदरसों में नियमित निरीक्षण शुरू किया गया और बच्चों के लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की व्यवस्था की गई। गांव की महिलाएं भी अब अपनी सुरक्षा के लिए संगठित होने लगी थीं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कई बड़े नाम सामने आने लगे। कुछ प्रतिष्ठित लोग भी इस मामले में शामिल थे जो हाशिम के संरक्षण में काम कर रहे थे। यह खबर सुनकर जोया के कदम और भी मजबूत हो गए। उसने पूरी ताकत से इस जाल को तोड़ने की ठानी। अदालत में चल रही सुनवाई के दौरान जोया ने हाशिम और उसके समर्थकों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए। पीड़ितों की गवाही, मेडिकल रिपोर्ट्स और साइबर ट्रेल ने मामला इतना मजबूत बना दिया कि न्यायालय को
हाशिम को दोषी मानने में देर नहीं लगी। हाशिम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस निर्णय से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन जोया जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। समाज में फैली कुरीतियों और गलतफहमियों को खत्म करना ही असली मिशन था। इस सफलता ने जोया को और भी प्रेरित किया। उसने अपने अनुभवों को दस्तावेजित किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक अभियान शुरू किया। उसका मानना था कि जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है और शिक्षा ही वह हथियार है जिससे समाज को बदला जा सकता है। गांव के लोग अब जोया को न केवल एक पुलिस अधिकारी बल्कि एक दोस्त, संरक्षक और आशा की किरण के रूप में देखने लगे थे। उसकी कहानी ने हजारों महिलाओं के दिलों में हिम्मत और विश्वास जगाया। जोया ने महसूस किया कि यह लड़ाई भले ही कठिन थी, लेकिन वह अकेली नहीं थी। उसके साथ थे वे लाखों लोग जो न्याय, समानता और इंसानियत के लिए खड़े थे। और इसी विश्वास के साथ उसने अपने नए मिशन की शुरुआत की, एक बेहतर, सुरक्षित और सम्मानित समाज के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपका एक लाइक हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। हो सकता है यह वीडियो किसी की मदद कर सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। आपके सुझाव हमारे लिए बेहद खास हैं। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमारे लिए सिर्फ दर्शक नहीं, परिवार हैं। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और सीखें। कुछ नया करने का जज्बा हमेशा बनाए रखें। कभी हार मत मानिए, क्योंकि हार के बाद ही जीत होती है। मेहनत करते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हर दिन कुछ नया सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। इसी सोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और नए जोश के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय